जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम टू अवेकनिंग क्लासेस। तो हमने कल से टेलीकम्युनिकेशन का कंपोनेंट स्टार्ट किया था। अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कम्युनिकेशन होता क्या है, उसके एलिमेंट्स जो है कम्युनिकेशन चैनल के वो क्या होते हैं। फिर हमने देखा कि डिफरेंट मोड्स ऑफ प्रोपगेशन क्या होती है, चाहे वो ग्राउंड वेव प्रोपगेशन, स्काई वेव, स्पेस वेव प्रोपगेशन, डिफरेंट उनके डिफरेंसेस हमें देखे थे। ठीक है, ये तो हमने इवनिंग वाले लेक्चर में कवर करा था। तो जैसे इवनिंग्स में लेक्चर आएंगे उसमें हम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाला पोर्शन कवर करेंगे। आपके एग्जाम को 5-6 दिन ही है, तो इतना मैं नहीं अफोर्ड कर सकता कि एक उसी को चलाता रहूं, तो इसलिए मॉर्निंग के कंपोनेंट में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी वाला कंपोनेंट कवर कर लेंगे। तो आपके सिलेबस में दो पोर्शन है, एक है इलेक्ट्रॉनिक और रेडियो कम्युनिकेशन वगैरह आ जाएगा, और दूसरा जो है इलेक्ट्रिसिटी वाला कंपोनेंट है। तो मॉर्निंग में हम इलेक्ट्रिसिटी को कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे आज की डिस्कशन को हम स्टार्ट करेंगे। और मैं रिकमेंड करूंगा जिसने वो लेक्चर नहीं देखा है कम्युनिकेशन वाला रात वाला, वो लेक्चर भी कंप्लीट कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ने से पहले आपके टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। उनमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे एसी क्या है, डीसी क्या है, या मैग्नेट क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, ये सब चीजें आपके सिलेबस में मेंशन है। ठीक है, बट हमें धीरे धीरे करना है ताकि हमें सब समझ आए कि बेसिकली हो क्या रहा है। और डिफरेंट जैसे इलेक्ट्रिकल यूनिट्स हैं, तो डिफरेंट क्वांटिटीज जो इलेक्ट्रिसिटी में और उनके यूनिट्स आपको पता होने चाहिए। तो वहां तक पहुंचने से पहले सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट कहां से आया वो देखो। देखो, सबसे पहले एक चीज होती है चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज से ही इलेक्ट्रिसिटी बनती है। अब चार्ज क्या होता है, देखो चार्ज कुछ नहीं है, जैसे आप और मैं या कोई भी चीज जो आपको दिख रही है सामने, उसका कुछ ना कुछ मास है ना, इतना तो आप मानते हो। तो जिस चीज का कुछ ना कुछ मास होता है उसको बोलते हैं मैटर। ठीक है, जिस भी चीज का कुछ ना कुछ मास होता है उसको हम बोलेंगे मैटर। चार्ज पता क्या होता है, इस प्रॉपर्टी, इसी मैटर की एक प्रॉपर्टी को बोलते हैं चार्ज। देखो, मैटर की बहुत सारी प्रॉपर्टी हो सकती है। मैटर मतलब मेरी भी प्रॉपर्टी, आपकी भी प्रॉपर्टी, हर मतलब मास की एक मैटर वो होता है जिसका कुछ मास हो। हर मैटर की एक प्रॉपर्टी होती है, जिस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, चार्ज। जिस प्रॉपर्टी की वजह से, चार्ज वाली प्रॉपर्टी की वजह से ये मैटर क्या करता है, अपने आगे पीछे एक इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट कर देता है। ठीक है, अब आपको इस इलेक्ट्रिक फोर्स का कैसे पता चलता है, ऐसे पता चलता है कि अगर फॉर एग्जांपल एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, एक बॉडी नेगेटिवली चार्ज है, आप इसको पास लाओगे, ये दोनों आपस में अट्रैक्ट कर देंगे एक दूसरे को। और अगर सेम चार्जेस हैं, दोनों के सामने पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, तो वो रिपेल करेंगे। तो मतलब कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक चार्ज अगर पूछे तो क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज एक प्रॉपर्टी है मैटर की, जिसकी वजह से वो अपने आगे पीछे इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट करता है। और अगर सेम उसी के जैसा चार्ज आएगा तो वो उसको रिपेल कर देगा, दूर कर देगा, और अगेंस्ट अपोजिट चार्ज आएगा तो उसको अट्रैक्ट कर देगा। ठीक है, समझ आया, कोई इसमें दिक्कत नहीं। फॉर एग्जांपल एक मेल फीमेल को अट्रैक्ट करता है और मेल मेल फीमेल फीमेल को रिपेल करें। इसी तरह चार्ज भी एक प्रॉपर्टी है मैटर की, जिसकी वजह से वो क्या करता है, अपने जैसा सेम अगर चार्ज आ जाएगा तो उसको रिपेल कर देगा, और अगर अपोजिट चार्ज आएगा तो उसको अट्रैक्ट कर देगा। फॉर एग्जांपल चार्ज में दो आ गए ना, एक आ गया पॉजिटिव चार्ज होता है, एक होता है नेगेटिव चार्ज। क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव पॉजिटिव आ जाएगा तो रिपेल हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव आएगा तो अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, चार्ज कैसे आता है, देखो कुछ नहीं होता। फॉर एग्जांपल मैं कोई भी एलिमेंट ले, जैसे सोडियम ले लेता हूँ। ठीक है, सोडियम का शायद एटॉमिक नंबर 11 होता है। ठीक है, ये पहली शेल कंप्लीट, देखो नहीं समझ आ रहा तब भी मेरे को जस्ट एक पॉइंट समझाना है। ये दूसरे में 8 और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें इतने इलेक्ट्रॉन है 11। अब मान लेते हैं मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूं, तो भाई जब एक इलेक्ट्रॉन इसमें निकल जाएगा तो इसके ऊपर एक चार्ज आ जाता है जिसको बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो अब ये थोड़ा अनस्टेबल हो गया, इसके ऊपर एक चार्ज आ गया जिसको बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज। ये होता है चार्ज बेसिकली। तो अब क्या करेगा, अब ये अट्रैक्ट रिपेल कर सकता है। तो जब भी एक मैटर जो है किसी सेम मैटर को रिपेल करेगा तो हम बोलेंगे कि मतलब उसमें चार्ज आ गया, या अपने अपोजिट चार्ज, अपोजिट मैटर को क्या कर देगा, अट्रैक्ट कर दे, तब भी हम बोलेंगे उसको चार्ज आ गया। क्योंकि चार्ज एक प्रॉपर्टी होती है किसी मैटर की, जिसकी वजह से जो वो अट्रैक्शन या रिपल्शन करता है। दिस इज क्लियर। अब आपको एग्जाम में क्या पूछेगा कि चार्ज के यूनिट क्या होते हैं। देखो, एक होते हैं एसआई यूनिट। एसआई समझ लो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, जो मतलब हर कंट्रीज में चलते हैं। तो चार्ज के एसआई यूनिट अगर पूछे, चार्ज के एसआई यूनिट क्या होता है, कूलम। तो ये सबसे पहला पॉइंट आपने याद रखना है, चार्ज के एसआई यूनिट क्या होता है, कूलम। अब ये हो गया एसआई। एसआई बेसिकली जो यूनिट होते हैं ना, वो बेसिकली एमकेएस सिस्टम से बने, आपको इतना ही नहीं याद रखना है। एक होता है एसआई यूनिट, एक याद कर लो सीजीएस यूनिट। तो चार्ज का एसआई यूनिट क्या होगा, कूलम। और अगर सीजीएस यूनिट पूछे तो वो होगा ईएसयू, या इसी को बोलते हैं स्टेट कूलम। क्या बोलते हैं, स्टेट कूलम। स्टेट कूलम, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या स्टेट कूलम, ये सीजीएस यूनिट है, सीजीएस यूनिट। ठीक है, जो सभी कंट्रीज में चलते हैं उसको क्या बोलते हैं, एसआई यूनिट। तो चार्ज का एसआई यूनिट कूलम है और सीजीएस यूनिट ईएसयू या स्टेट कूलम है। अब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि एक कूलम कितने ईएसयू के बराबर होता है। तो एक कूलम जो है, एक कूलम जो है हमारा 3 × 10⁹ ईएसयू के बराबर होता है। 3 × 10⁹ ईएसयू के बराबर होता है, ये आपने याद रखना है। ठीक है,
चार्ज के बारे में इतना ही याद रखो, चार्ज एक प्रॉपर्टी है मैटर जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट रिपेल कर सकता है। चार्ज के ऐसे यूनिट होते हैं कूलम, सीजीएस में ईएसयू या स्टेट कूलम बोलो, और एक कूलम 3 × 10⁻9 ईएसयू के बराबर होता है। ठीक है, अब चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपने याद रखनी। देखो सबसे पहले एग्जाम में पूछे चार्ज स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है, तो बोलना है चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी होने का मतलब देखो चार्ज की कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो इसको बोलते हैं चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। दूसरा, जो लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। चार्ज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ये चीजें आपको पता चल गई हैं। ठीक है, चार्ज एडिटिव होते हैं, मतलब हम चार्ज को ऐड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक कोई बॉडी है उसमें चार्ज 5 कूलम है और दूसरी बॉडी में 6 कूलम है, तो मैं इनको ऐड कर सकता हूं, तो चार्ज को ऐड किया जा सकता है। अब चार्ज कंजर्व्ड होता है, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एग्जाम में बस याद कर लेना। चार्ज कंजर्व होने का मतलब है अगर कोई सिस्टम हमारा बिल्कुल आइसोलेटेड है, बाहर से कोई अट्रैक्शन नहीं है, तो इसका नेट चार्ज जो है वो हमेशा 0 होगा, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना नेगेटिव चार्ज होगा। तो याद कर लेना चार्ज कंजर्व है। और एक और चीज याद कर लेना, चार्ज जो होता है वो कंजर्व होने के साथ साथ एक और प्रॉपर्टी होती है चार्ज की, कि चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। देखो मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखूंगा, ये चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं। डिनोट सिंबल क्या होता है चार्ज का, क्यू इज इक्वल टू एन ई। एन क्या होता है, एन की वैल्यू यहाँ पर या 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4। एन की वैल्यू कभी भी 1.5 नहीं हो सकती, 2.2, मतलब एन की वैल्यू पॉइंट्स में नहीं हो सकती, सिर्फ क्या होगी, नंबर्स की फॉर्म में होगी। इसी को बोलते हैं चार्ज क्वांटिटी, मतलब कभी भी चार्ज ऐसे ही नहीं बोल सकते कि 2.5 कूलम है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो चार्ज जो है वो हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यूज में होगा, 2 कूलम 3 कूलम, ठीक है, ऐसे होगा। और ये ई क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू भी पूछ सकता है, ये भी याद कर लो, 1.6 × 10⁻⁻19। कितनी होती है, 1.6 × 10⁻⁻19, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, दिस इज क्लियर। तो ये चार्ज आपको समझ आ गया। देखो ये बैकग्राउंड बन गई इलेक्ट्रिसिटी की, क्योंकि यही चार्ज जब फ्लो करता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक करंट बनाता है जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है। तो पहले आपने चार्ज में क्या क्या समझा कि चार्ज जो है वो एक प्रॉपर्टी है मैटर की जिसकी वजह से अट्रैक्ट रिपेल कर सकता है। चार्ज दो है, पॉजिटिव नेगेटिव। चार्ज जो है वो कंजर्व है, चार्ज ऐड हो सकता है, चार्ज क्वांटाइज्ड है, चार्ज की यूनिट क्या है, कूलम है, चार्ज का सिंबल क्यू है, और क्यू का फॉर्मूला होता है एन ई, और एन जो है हमेशा मैंने आपको बता दिया 1 2 3 4 की फॉर्म में होगा, और ई क्या होता है, चार्ज आना इलेक्ट्रॉन, 1.6 × 10⁻⁻19 होता है वो। और मैंने यहाँ पर ये भी बता दिया एक कूलम 3 × 10⁻9 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के बराबर होता है। ठीक है, इतनी कहानी आपको चार्ज की समझ आ गई। अब जब चार्ज की कहानी समझ आ गई तो फिर तो कोई देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखो, अगर आपको एग्जाम में ये पूछे ना, ये फ्रैंकलिन किसका यूनिट होता है, तो फ्रैंकलिन भी चार्ज का यूनिट है। ठीक है, चार्ज के मतलब ऐसा ही यूनिट तो कूलम है, बट फ्रैंकलिन पूछ ले, ये भी चार्ज का यूनिट, चार्ज का छोटे यूनिट को फ्रैंकलिन बोलते हैं। अगर पूछे फैराडे, फैराडे भी चार्ज का यूनिट माना जाता है। ठीक है, फैराडे भी माना जाता है, ये भी याद कर लेना, ऐसे पूछ सकता है ना कई बार ऐसे आपको एमसीक्यूज टाइप में। ठीक है, अब देखो यहां पर आपके सिलेबस में एक चीज मेंशन है, यहीं से चार्ज से ही कंसेप्ट बनता है। आपके कंडक्टर्स क्या होते हैं, कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, और डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं। ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होता है, और डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है, आपके सिलेबस में मेंशन। तो कंडक्टर इंसुलेटर का डिफरेंस भी हम देखें। देखो कंडक्टर्स क्या होती हैं, कोई भी ऐसी चीज जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए उसको हम बोलेंगे कंडक्टर। फॉर एग्जांपल सबसे अच्छी एग्जांपल ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी को करंट पड़ती है तो बिल्कुल करंट ह्यूमन बॉडी से पास हो जाती है, तो ह्यूमन बॉडी इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ कंडक्टर। कुछ ऐसी चीज हैं जिनमें से जो है इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, उनको बोलेंगे इंसुलेटर। फॉर एग्जांपल ग्लास है तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, तो उसको हम इंसुलेटर बोलेंगे। फॉर एग्जांपल वुड है तो उसमें से भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, बट शर्त है कि वुड सूखी होनी चाहिए, गीली वुड से भी पास हो जाती है। तो मतलब कंडक्टर्स वो बॉडीज होती हैं, समझ लो कंडक्टर्स वो होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो इजीली फ्लो कर सके। तो जिन जिन से इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो जाएगा उसे बोलेंगे कंडक्टर, जिसमें से नहीं हो सकता उनको इंसुलेटर। अब इसकी एग्जांपल पूछेगा, जैसे कंडक्टर्स में एक तो मैंने आपको ह्यूमन बॉडी बता दी, मेटल्स जो है मेटल्स कंडक्टर्स हैं। सबसे बेस्ट मेटल जो है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है वो कौन सा है, सिल्वर। सिल्वर को बोला जाता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बेस्ट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को यही कंडक्ट करता है। तो अगर ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है तो सिल्वर की वायर्स क्यों नहीं होती घरों में, ज्यादातर इसलिए नहीं होती क्योंकि सिल्वर महंगा पड़ता है, तो इसलिए हम कॉपर का यूज कर लेते हैं। कॉपर भी अच्छा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, बट बेस्ट पूछे तो सिल्वर है। ठीक है, इंसुलेटर में पूछे तो बेस्ट इंसुलेटर ग्लास होता है, ग्लास में से बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी क्रॉस जो है वो नहीं करते, ये चीज याद कर लेना। और जो है इसमें और एग्जांपल भी हैं, जैसे रबड़ है इंसुलेटर की एग्जांपल है, फिर माइका है वो भी इंसुलेटर की एग्जांपल है। तो इनमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है इतनी इजीली पास नहीं होती है। ठीक है, और यहां पर मैंने आपको बता दिया मेटल्स होते हैं, कंडक्टर्स में मेटल्स आ जाते हैं, ह्यूमन बॉडी आ जाती है, मरकरी आ जाता है, मरकरी इज अ मेटल आल्सो, तो ये भी करता है। और इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं ये भी इलेक्ट्रिसिटी को
कंडक्ट करते हैं, तो ये आप याद कर सकते हो। ठीक है, तो सर अब हमें ये तो समझ आ गया जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी चार्ज फ्लो कर सकता है वो कंडक्टर है, जिसमें नहीं फ्लो करता वो इंसुलेटर। अब डाई इलेक्ट्रिक्स क्या है? देखो डाई इलेक्ट्रिक्स इंसुलेटर्स ही होते हैं, ध्यान से सुनो, इंसुलेटर ही होते हैं, मतलब ये भी ऐसे नॉर्मली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, बट जब हम इनको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देंगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर एक हाई पोटेंशियल दे दिया, यहां पर मैंने लो पोटेंशियल दे दिया, तो अब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में तो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी, और अगर इसके अंदर मैंने ये इंसुलेटर रख दिया जिसको डाई इलेक्ट्रिक बोलते हैं, पहले ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर रहा था बट अब करने शुरू हो जाएगा, ऐसे मटेरियल को बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक्स। तो डाई इलेक्ट्रिक्स वो मटेरियल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, ऐसे एज सच इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, बट जब हम उनको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देते हैं तो उनमें क्या होता है, चार्जेस जनरेट हो जाते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना शुरू हो जाते हैं, उनके सरफेस में चार्ज आ जाते हैं, उनको हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक्स। ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स, नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स, एक होते हैं पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स। कौन से होते हैं? एक होते हैं नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स, एक होते हैं पोलर डाइइलेक्ट्रिक। नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स होते हैं जो मतलब नॉन पोलर एटम से बने होते हैं, और पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स होते हैं जो पोलर एटम से। अब नॉन पोलर कौन से होते हैं? देखो नॉन पोलर मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में कोई पोलैरिटी नहीं है, सिर्फ जैसे नाइट्रोजन में कोई पोलैरिटी नहीं है, बट पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स वो होते हैं जिनमें पोलैरिटी आ जाती है। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल में लिखता है H2O। देखो मैं H2O को कैसे लिखूंगा? ऑक्सीजन और ये दो हाइड्रोजन के आइटम से बना हुआ है, ये पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब देखो ना इनमें पोलैरिटी है ना, इसमें पॉजिटिव है इसमें नेगेटिव है, तो पोल्स बने हुए हैं ना, तो इनको बोलते हैं पोलर डाइइलेक्ट्रिक। जिसमें पोल्स नहीं बनते उनको बोलते हैं नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक। ऐसे भी बोलते हैं नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स वो होते हैं जिसमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज आपस में कोइंसाइड कर जाए, मतलब जहां पर सेंटर पॉजिटिव चार्ज का वही नेगेटिव साइड का है। और जो पोलर होता है उसमें जो सेंटर पॉजिटिव चार्ज का है वो एक तरफ होता है और नेगेटिव चार्ज का एक तरफ होता है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, इसको बोलते हैं पोलर डाइइलेक्ट्रिक। अगर ये वाला पोर्शन समझ नहीं भी आया तो भी चल जाएगा, एग्जाम में इतना डीप नहीं जाएगा, बट ये आपको पता होना चाहिए कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, इनकी एग्जाम्पल, ठीक है, क्या होती है, कंडक्टर्स कौन से हैं, इंसुलेटर्स क्या है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। अब आपके सिलेबस में कंडक्टर्स इंसुलेटर उन्होंने अच्छे से मेंशन करा हुआ, तो डिफरेंसेस पता होने चाहिए थोड़े, कंडक्टर्स क्या होते हैं और इंसुलेटर्स क्या होते हैं, इनके बीच में थोड़ा डिफरेंसेस पता होना चाहिए। जो एक तो पता चल गया कंडक्टर से इजिली करंट फ्लो करती है, इंसुलेटर से नहीं करती है। चार्ज जो है कंडक्टर की सरफेस पे लाई करते हैं, ज्यादातर चार्ज जो है कंडक्टर की सरफेस पे लाई करते हैं, बट इंसुलेटर की सरफेस में जो है जो लाई नहीं करते हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब जो कंडक्टर्स होते हैं वो हीट भी प्रोड्यूस करते हैं, ऑब्वियस है, जिस चीज में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी ना वहां पर हीट प्रोड्यूस होती है। आपके टॉपिक में, आपके सिलेबस में एक टॉपिक मेंशन है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वहां में मैं आपको पढ़ाऊंगा, अभी पढ़ाऊंगा आज के लेक्चर में, कि एक चीज होती है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब जहां से इलेक्ट्रिसिटी पास करती है ना वहां पर वो हीट जनरेट कर देती है, ठीक है, इसको बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो कंडक्टर जो होते हैं उसमें हीट लो होती है, थर्मल कंडक्टिविटी होती है, इंसुलेटर के केस में ऐसा नहीं होता है। कंडक्टर के केस में रेजिस्टेंस लो होता है, रेजिस्टेंस होता है रुकावट। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां से यहां पर जा रहा हूं, ध्यान से सुना, अगर मैं यहां से यहां पर जा रहा हूं, अगर 15 लोग आगे मुझे रोकने के लिए खड़े हैं, इसका मतलब मैं यहां से यहां पर इतना इजीली नहीं पहुंच पाऊंगा, इसका मतलब इस चीज का रेजिस्टेंस हाई है। तो इंसुलेटर का रेजिस्टेंस हाई होता है, मतलब ये करंट को फ्लो नहीं होने देता, करंट को यहां से यहां तक नहीं जाने देता। बट कंडक्टर्स के केस में रेजिस्टेंस लो होता है, क्योंकि कंडक्टर्स आप अपने में से करंट को जान देते हैं, उनके आगे कोई नहीं खड़ा है रोकने के लिए, तो इसलिए बोलते हैं कि कंडक्टर्स के केस में रेजिस्टेंस लो होता है और इंसुलेटर्स के केस में रेजिस्टेंस हाई होता है। अब कॉपर, एल्यूमिनियम, मरकरी, ये सब कंडक्टर्स की एग्जांपल हैं, जैसे वुड, पेपर हो गया, सेरेमिक हो गया, और भी बहुत सारी चीजें मैंने आपको बता दी, ये सारी इंसुलेटर्स की एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो आई होप आपको कंडक्टर्स, इंसुलेटर, डाइइलेक्ट्रिक, कंडक्टर्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, जिसमें से चार्ज चला जाता है, इंसुलेटर से नहीं जाता है। इंसुलेटर्स का रेजिस्टेंस हाई होता है, कंडक्टर का रेजिस्टेंस लो होता है, कंडक्टर में चार्ज सरफेस में लाई करता है, इंसुलेटर्स में नहीं लाई करता है। कंडक्टर्स में हीटिंग इफेक्ट भी होगा, थर्मल कंडक्टिविटी, इंसुलेटर्स में नहीं होगा। उसके बाद इनकी एग्जांपल्स देखी हमने, और एक हमने चीज देखी डाइइलेक्ट्रिक। डाइइलेक्ट्रिक वो होता है जो यूजुअली नॉन क्या है, यूजुअली इंसुलेटर है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, बट जब हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देते हैं तो वो क्या करता है, उसमें चार्ज आ जाता है और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी कहने का मतलब पास हो जाती है, ठीक है, फिर वो कंडक्ट करना स्टार्ट हो जाता है। तो इसकी एग्जांपल देखी, नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स और पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स। नॉन पोलर वो होते हैं जिनमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज सेम जगह पे ही होता है, ठीक है, मतलब पोल्स नहीं बनते, और यहाँ पर क्या बनते हैं, पोल्स बनते हैं। पोल्स कहने का मतलब पॉजिटिव अलग हो जाता है, नेगेटिव अलग, इन केस ऑफ पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स, ठीक है, दिस इज क्लियर। यहां पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंडक्टर आपको क्लियर हो गया। तो दो टॉपिक, मतलब थोड़ा सा चार्ज पढ़ लिया और हमने कंडक्टर इंसुलेटर के बारे में देख लिया। अब चलते हैं इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है। देखो जो हमने चार्ज पढ़ा जिसका सिंबल था Q, अगर वही चार्ज जो है उसका हमें फ्लो देखना है कि वो जब एक, देखो एक चार्ज है, ये रेंडमली घूम रहा है, यहाँ पर ये चार्ज एक यहाँ पर जा रहा है, एक चार्ज यहाँ पर जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, ऐसे चार्ज घूम रहा है, तो ये कभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं बना सकता। रेंडमली घूमते हुए चार्ज से कभी बिजली नहीं बनती है।
जब एक चार्ज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू हो जाए तो वो बनाता है क्या, इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारे घरों में आती है। तो फ्लो ऑफ चार्ज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। और इसको निकालने का तरीका क्या होता है, ये हो गया इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट वो किसके बराबर होता है, चार्ज अपॉन टाइम, मतलब कितने टाइम पे कितना चार्ज फ्लो हो रहा है वही होती है इलेक्ट्रिसिटी। बट चार्ज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना चाहिए, ये नहीं है कि रेंडमली घूम रहा है, रेंडमली घूमता हुआ चार्ज कभी जो है इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं। इसको ना सिंपली समझना, पता है कैसे समझोगे, जैसे ये एक पानी की टंकी है ना, ये पूरी पानी के साथ भरी हुई है, और ये टंकी एक पानी की है, ये आधी भरी हुई है, और अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं तो भाई यहां पर ना इधर से यहां पर क्या फ्लो होना शुरू हो जाएगा, पानी, इसी को बोलेंगे इलेक्ट्रिसिटी। मतलब ये आपका हाई पोटेंशियल है, हाई पोटेंशियल मतलब हाई पॉजिटिव चार्ज, और यहां पर लो पोटेंशियल है मतलब यहां पर कम है बिजली, तो ये नेगेटिव आ गया, ठीक है, जो जहां पे हाई पोटेंशियल उसको पॉजिटिव बोलते हैं, ये नेगेटिव। तो हाई से नेगेटिव की तरफ में पानी मूव हो रहा है, मतलब समझ लो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं, तो ये क्या बन जाता है फिर, इलेक्ट्रिसिटी। यही फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। आई होप आपको समझ आ गया इलेक्ट्रिसिटी। ये जो पॉजिटिव हाई है या नेगेटिव है इसको बोलते हैं पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है, देखो पोटेंशियल होता है, ये पोटेंशियल भी इलेक्ट्रिसिटी के साथ चीज जुड़ी हुई है। पोटेंशियल होता है वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट। फॉर एग्जांपल ये चार्ज यहां पर पड़ा है, अगर इस चार्ज को उठा के मुझे यहां पर लाना है तो मुझे कुछ काम करना पड़ेगा ना, तो जो मैंने काम किया इस चार्ज को यहां से उठा के यहां पर लाने के लिए, उसी को मैं क्या बोलूंगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है, और हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक इलेक्ट्रॉन जाते रहेंगे, मतलब चार्ज जाता रहेगा, तो जब तक चार्ज जाता रहेगा तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा। और फॉर एग्जांपल मान लेते हैं एक टाइम ऐसा आएगा जब यहां पर और यहां पर जो है बराबर हो जाती है पानी की टंकियां, तब क्या पानी यहां से यहां जाता है, नहीं, उस केस में हम बोलते हैं कि हमारा सेल डेड हो गया, ठीक है। जैसे सेल में क्या होता है, अगर आपने सेल ध्यान से देखा होगा, अगर सिंपल से समझाता हूं, टॉर्च वाला सेल इस तरह से होता है ना, ये होता है नेगेटिव और ये वाला होता है पॉजिटिव। अब ये हाई पोटेंशियल है, मतलब यहां पर पोटेंशियल ज्यादा है, यहां पर कम है, तो यहां से यहां पर जाती रहेंगी चीजें, जाती रहेगी, मतलब करंट फ्लो करती है, एक टाइम आएगा दोनों बराबर हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये सेल क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। तो यही फ्लो ऑफ चार्ज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। अब एग्जाम में आपको क्या पूछेगा कि इलेक्ट्रिक करंट के यूनिट क्या होते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट के ऐसे यूनिट होते हैं अम्पेयर। क्या होते हैं, अम्पेयर, याद करोगे इलेक्ट्रिक करंट के ऐसे ही। देखो एक तो हमने देख लिया इलेक्ट्रिक करंट होती क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। और इसी को निकालने का तरीका क्या होता है, चार्ज को डिवाइड, मतलब कितना चार्ज कितने टाइम में फ्लो हो रहा है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इतना आपको समझ आ गया। फिर मैंने आपको बता दिया इसके यूनिट क्या होते हैं, एम्पेयर। जैसे एक एम्पेयर किसके बराबर होगा, यहां पर चार्ज की यूनिट है कूलम और टाइम के सेकंड। एक एम्पेयर होगा, एक कूलम चार्ज जब एक सेकंड में फ्लो करता है तो हम बोलेंगे कितनी करंट बना रहा है, एक कितनी करंट बना रहा है, एक एम्पेयर। ये ऐसा ही यूनिट है करंट का, एम्पेयर। अगर मैं सीजीएस में बात करूं तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, स्टेट एम्पेयर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्टेट एम्पेयर। बट हम ना इलेक्ट्रिसिटी के कुछ और यूनिट्स भी यूज करते हैं। जैसे अगर एग्जाम में आ गया एक मिली एम्पेयर, ये ऐसे लिखते हैं, मिली को स्मॉल एम लिखते हैं, एक मिली एम्पेयर का मतलब होता है 10⁻³ एम्पेयर, ठीक है। अगर बोले एक माइक्रो एम्पेयर, क्या 1 माइक्रो एम्पेयर, तो वो होता है 10⁻, माइक्रो का मतलब क्या होता है 10⁻, आई थिंक -6 होता है, 10⁻⁻6 एम्पेयर जो होता है एक माइक्रो एम्पेयर। तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा, एक मिली एम्पेयर किसके बराबर होता है, एक माइक्रो एम्पेयर किसके बराबर होता है, तो ये चीजें भी आप देख के जाओगे, ठीक है। नैनो बोलेगा तो 10⁻⁹ कर देना, ठीक है। दिस इज क्लियर, इलेक्ट्रिसिटी समझ आ गया। उसके आपको समझ आ गया इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, कि फ्लो ऑफ चार्ज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी में हमने देख लिया कि यूनिट इलेक्ट्रिक करंट के एम्पेयर होते हैं, एक एम्पेयर के इसके बराबर होता है एक कूलम बाय सेकंड, यही ऐसा यूनिट होता है करंट का। और अगर हमें इसको बताना हो तो हम ऐसे बता सकते हैं, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको एग्जाम में पूछे कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होती है, देखो एज सच इलेक्ट्रिक करंट की कोई डायरेक्शन नहीं होती, बट हम मान के चलते हैं कि करंट जो है पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल करंट फ्लो करती है, हम ऐसा मान के चलते हैं। ऐसा होता नहीं है, देखो बेसिकली होता पता क्या है, करंट कोई चीज मूव करने वाली नहीं होती, मूव करने वाली चीज होती है इलेक्ट्रॉन। क्या, इलेक्ट्रॉन, चार्ज मूव करता है, चार्ज जो है हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव मूव करता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि करंट जो है वो इसके अपोजिट चलती है। करंट कहां से चलती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगर एग्जाम में आए करंट, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होती है, तो याद करना पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल। अगर पूछे इलेक्ट्रॉन कहां जाता है, चार्ज कहां से कहां जाता है, नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल जाता है। दिस इज क्लियर। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कन्वेंशनली हम जो मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होती है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल, ये भी याद कर लेना क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बनता है। अब अगर आप बोलोगे यहां पर, यहां से एक कंफ्यूजन होती है कि अगर आप यहां पर डायरेक्शन बता रहे हो करंट की, इसका मतलब करंट एक वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए। वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसकी डायरेक्शन होती है, बट ऐसा नहीं होता। करंट एक स्केलर क्वांटिटी, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। मैंने कहा ना कन्वेंशनली मानते हैं, ऐसे पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती। एग्जाम में पूछे कि कन्वेंशनली इलेक्ट्रिक करंट कहां फ्लो करते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव,
टर्मिनल, और पूछे क्या इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी, तो आपने स्केलर ही लगाना है, ठीक है, स्केलर ही लगाना है, क्योंकि ये स्केलर एडिशन से ऐड होते हैं। सिंपली हम करंट को ऐड कर सकते हैं, जैसे 5 एम्पेयर प्लस 3 एम्पेयर तो हम लिख सकते हैं 8 एम्पेयर, ठीक है, ऐसा होता है, इसलिए इसको बोलते हैं कि स्केलर क्वांटिटी है। दिस इज क्लियर। इतना डेप्थ में नहीं जा रहा हूं क्योंकि ये तो एक एक आपको पता ही होगा, 12th में पूरा पूरा चैप्टर था करंट इलेक्ट्रिसिटी, टोटल 10 चैप्टर होते हैं, 10 महीने देते हैं पढ़ाने के लिए, तो अब एक एक दिन में भी नहीं, एक एक घंटे में पढ़ाना है तो ऐसा ही होगा, बट इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको सारी बताता चलूं। अब देखो, अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारी करंट होते हैं, करंट तो समझ आ गया, फ्लो ऑफ चार्ज इन अ पर्टिकुलर। अब करंट की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, एक होती है स्टेडी करंट, स्टेडी करंट जिसको आप डीसी करंट बोलते हो। डीसी करंट वो करंट होती है जो अपनी मतलब डायरेक्शन नहीं चेंज करता है, ठीक है, जो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता, मतलब डायरेक्शन मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, करंट क्या होता है, करंट देखो, मान लेता हूं ये करंट, ये टाइम के साथ चार्ज फ्लो कर रहा है, तो टाइम के साथ देखो जिसका मैग्नीट्यूड चेंज ना हो, मतलब इसका मैग्नीट्यूड मान ले तो 10 एम्पेयर है, तो ये 10 एम्पेयर ही रह रहा है, ये बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है, तो ऐसी करंट को बोलते हैं डीसी करंट। जो आपके इन्वर्टर्स, फॉर एग्जांपल आपके घरों में बाहर से जो बिजली आती है ना ट्रांसफार्मर से, वो होती है अल्टरनेटिंग करंट, आपके इन्वर्टर की बैटरी में स्टोर हो जाती है, वो बन गया अब डायरेक्ट करंट या स्टेडी करंट उसे बोलते हैं। तो वो जो है वो करंट एक फिक्स करंट है, उसमें मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता। इसको आपको कैसे पता चलेगा, सिंपल सोचो यार, जब कभी लाइट जाती है तो फैन लगाते हो, क्या फैन की स्पीड कम ज्यादा होती है लाइट जाने के बाद? इन्वर्टर पे जब फैन लगाते हो तो उसकी स्पीड एक जैसी रहती है, क्योंकि ये डीसी करंट है, इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है। बट अगर फॉर एग्जांपल आपकी लाइट है, तब मतलब बाहर से लाइट आई हुई है जो ट्रांसफार्मर से आती है, तो आप देखोगे कभी पंखा तेज भी होता है, कभी स्लो भी होता है, क्योंकि वो एसी करंट से बना है, वो अप डाउन चलता रहता है, ठीक है। तो स्टेडी करंट या डीसी करंट, देखो मैं सिंपल लोकल लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूं ताकि चीजें आपके दिमाग में फिक्स हो जाए। तो डीसी करंट क्या होता है कि जब भी करंट का मैग्नीट्यूड चेंज ना हो, देखो मैग्नीट्यूड सेम रह रहा है तो उसको बोलेंगे डीसी करंट। ऐसा ग्राफ एग्जाम्स में आ सकता है, ठीक है। अब एक बाकी होती है वैरिंग करंट, ये तो हो गया जिसमें चेंज। वैरिंग करंट वो होती है मतलब जिनका चेंज होता रहे, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी, कैसे भी हो सकता है, मतलब जिसका मैग्नीट्यूड चेंज होता रहे, ऐसी करंट को क्या बोलते हैं। देखो यहाँ पे चेंज हो रहा है ना, यहाँ पर इतना मैग्नीट्यूड था, फिर इस टाइम पे इतना चला गया, इस टाइम पे इतना चला गया, इस टाइम पे इतना, तो ऐसी करंट को बोलते हैं वैरिंग करंट। वैरिंग मतलब जिसका मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है उसको बोलेंगे, वो कौन सी करंट होती है, वैरिंग करंट होती है, ठीक है। अब इसी में हमारी एक वायरिंग करंट आ जाती है, एक इंपॉर्टेंट करंट आ जाती है जिसको बोलेंगे अल्टरनेटिंग करंट। इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से भी पढ़ाऊंगा, कुछ चीजें और बताने, बट फिलहाल थोड़ा एक आइडिया देता हूँ। अल्टरनेटिंग करंट पता कौन सी करंट होती है, जैसे ये आपकी करंट है और ये मान लेते हैं टाइम है, ठीक है। तो अल्टरनेटिंग करंट वो करंट होती है, ध्यान से सुनना, अल्टरनेटिंग करंट वो करंट होती है, ये बना रहा हूं अल्टरनेटिंग करंट, ये देखो, जो जिनका मैग्नीट्यूड कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है और डायरेक्शन आफ्टर अ पीरियड चेंज हो रही है, ऐसी करंट को बोलेंगे अल्टरनेटिंग करंट। सर कुछ समझ नहीं है, देखो यार, इसका मैग्नीट्यूड हर पॉइंट में चेंज हो रहा है ना, यहां पर इसका मैग्नीट्यूड ये है, यहां पर ये है, यहां पर ये है, यहां पर ये है, फिर यहां पर आगे ये हो गया, यहां पर ये आ गया, मतलब हर पॉइंट में इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है और डायरेक्शन एक पीरियड के बाद चेंज हो रही है। देखो यहां से यहां तक, देखो सेम, ये एक साइकिल हो गया, उसके बाद उसकी डायरेक्शन वापस चेंज, ये दूसरा साइकिल हो गया, मतलब एक टाइम वो ऊपर जा रहा है, एक टाइम फिर नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, मतलब समझ रहे हो बात। तो ऐसी जो करंट होती है उसको बोलते हैं अल्टरनेट, मतलब अल्टरनेटिंगली वो पॉजिटिव भी रह रही है और नेगेटिव भी रह रही है, पॉजिटिव भी रह रही है, नेगेटिव भी रह रही है, ऐसी करंट को बोलते हैं एसी करंट, जो हमारे घरों में आती है उसको बोलते हैं अल्टरनेट। तो अल्टरनेटिंग करंट अगर एग्जाम में पूछे तो वो ऐसे बना, इसको बोलते हैं साइन वेव। क्या बोलते हैं? साइन वेव। मैथ में जो साइन वेव की फॉर्म में अल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट करते हैं। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछे अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है, तो अल्टरनेटिंग करंट वो करंट होती है जिनका मैग्नीट्यूड जो है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है, देखो, और डायरेक्शन आफ्टर पीरियड चेंज हो रही है, हर पीरियड के बाद डायरेक्शन चेंज हो रही है, ऐसी करंट को देखो ना, यहाँ से यहाँ तो ऊपर जा रहा था, फिर नीचे आ गया, फिर यहाँ से ऊपर हो गया, तो ऐसी करंट को बोलते हैं हम अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। दिस इज क्लियर। तो आपको थोड़ा करंट का कंसेप्ट जो है वो भी मैंने आपको समझा दिया। अब आपको जो इंपॉर्टेंट चीज यहां पर पढ़नी है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, वो कहती है ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ एग्जाम में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी हाई है। ओम्स लॉ ये कहता है, ध्यान से सुनो, अगर मैं बाकी सब चीजें, जैसे फॉर एग्जांपल एक मेरा सर्किट है ना, अगर मैं उस सर्किट में टेम्परेचर को फिक्स कर दूं, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, बाकी सारी कंडीशनें ठीक रखूं, तो जितना मैं वोल्टेज अप्लाई करूंगा ना उतनी ही करंट फ्लो करेगी, ये कहता हूं ओम्स लॉ। मतलब जितना मैं वोल्टेज का मतलब क्या है, देखो ना यार, आपके घरों में क्या आती है, वो आपने देखा होगा ना, आपका स्टेबलाइजर में 220 वोल्ट दिखा रहा होता है, वो क्या है? वोल्टेज, मतलब वो पोटेंशियल है। देखो इलेक्ट्रिसिटी तभी जाएगी, मैंने आपको पहले ही बता दिया, जब एक चीज हाई पे होगी और दूसरी चीज लो पे होगी। अगर बराबर हो गए तो खत्म, कहानी खत्म, वहां पर बिजली फ्लो नहीं कर सकती। तो बेसिकली हमें पोटेंशियल देना पड़ता है, तो हम 220 वोल्ट हाई पे रखते हैं। तो जब भी मतलब ओम्स लॉ ये कहता है कि जितना आप पोटेंशियल दोगे उतनी ज्यादा करंट जो है वो फ्लो करेगी, ठीक है।
जितना आप पोटेंशियल दोगे उतनी ज्यादा करंट फ्लो करेगी। तो ये होता है ओम्स लॉ, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू I। डायरेक्टली प्रोपोर्शन मतलब जितना V होगा उतना I होगा, मतलब जितना आप पोटेंशियल दोगे उतना करंट। मैं ऐसे बना के बता दूं, ये V और I के बीच में ग्राफ होता है इस तरह का। अगर ये आप ग्राफ बनाओ तो इस तरह का स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। एग्जाम में ऐसे ग्राफ भी आ सकता है। ये बोलेंगे हम ओम्स लॉ का ग्राफ है। क्या बोलेंगे? ओम्स लॉ। मतलब जितना पोटेंशियल अप्लाई कर रहा है, जितना जितना पोटेंशियल बढ़ रहा है उतनी उतनी करंट भी बढ़ रही है। तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ ये रिप्रेजेंट करता है ओम्स लॉ को। ठीक है, जब भी हम इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं ना तो इक्वल टू आ जाता है, उसके साथ एक कांस्टेंट आता है। इस केस में जो कांस्टेंट आता है वो होता है आर। इस आर को क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के बारे में मैंने आपको थोड़ा बताया। रेजिस्टेंस होती है हर एक मटेरियल जिसमें से बिजली फ्लो करती है ना, वो थोड़ा थोड़ा उस बिजली को रोकने की कोशिश करता है, चार्ज के फ्लो को रोकता है। क्योंकि जिस चीज से वो बना हुआ है, देखो फॉर एग्जाम्पल मेरे से अगर बिजली क्रॉस करें तो मैं भी तो कुछ मॉलिक्यूल्स का बना ही हूं ना, तो वो मॉलिक्यूल्स उसको टकराएंगे ना चार्ज के साथ, तो उस चार्ज को फ्लो करने से रोकेंगे। इस रोकने वाली क्वालिटी किसी मटेरियल की क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। ठीक है, एग्जाम में क्या पूछेगा, यहीं से क्वेश्चन फ्रेम होंगे। एक तो आपको पता चल गया पोटेंशियल। पोटेंशियल के बारे में दो चीजें मैंने बता दी। पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज। ठीक है, पोटेंशियल वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट, ये हो गया। दूसरा पोटेंशियल का मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, IR, मतलब करंट इनटू रेजिस्टेंस। पोटेंशियल के यूनिट एग्जाम में पूछेगा तो वोल्ट। पोटेंशियल को मेजर करने के लिए कौन सी डिवाइस यूज करते हैं? तो वोल्ट मीटर। ये याद करके जाना, यही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। बार बार बोल रहा हूं, पोटेंशियल का यूनिट इज वोल्ट, पोटेंशियल को मेजर करने वाली डिवाइस को वोल्ट मीटर। इलेक्ट्रिक करंट की बात करें, इलेक्ट्रिक करंट के यूनिट इज एम्पेयर, ये बता दिया मैंने आपको। और इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने वाले डिवाइस को क्या बोलते हैं? अमीटर। अमीटर क्या बोलते हैं? अमीटर। फिर रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस इज व्हाट? रेजिस्टेंस होता है एक रुकावट, जो एक सर्किट बोलो या वायर बोलो या मटेरियल बोलो, जो चार्ज को फ्लो करने से रोकता है, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के यूनिट एग्जाम में पूछे तो ओम। क्या? ओम। ओम का सिंबल ऐसे होता है, ऐसे बनाते हैं। ठीक है, ये ओम याद कर लेना। रेजिस्टेंस के यूनिट क्या होते हैं? ओम। रेजिस्टेंस क्या है? एक रुकावट। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पूछे तो फॉर्मूला यहीं से बन जाता है ना यार। अगर V इज इक्वल टू IR है तो R किसके बराबर हो जाएगा? ये V नीचे चला जाएगा तो R हो जाएगा V अपॉन I के बराबर। तो ये आ गया रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। दिस इज क्लियर, यहां पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। ओम्स लॉ आपको समझ आ गया। ओम्स लॉ कहता है V इज प्रोपोर्शनल टू I, मतलब जितनी वोल्टेज होगी उतनी करंट फ्लो करेगी, या V इज इक्वल टू IR, यहां से फॉर्मूला बनता है। R इज द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के यूनिट ओम होते हैं। ठीक है, यहां पर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। अब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, रेजिस्टेंस किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल ये कोई मटेरियल है जिसमें से करंट ने फ्लो करना है। अब रेजिस्टेंस इस मटेरियल के किस किस चीज पे डिपेंड करेगा? दो चीजों पे मेन डिपेंड करेगा, तीन पे मतलब। एक तो लेंथ पे, जितना ज्यादा इसकी लेंथ होगी ना, मतलब जितनी वायर लंबी होगी उतना ये ज्यादा इसको रोकेगी। देखो ना, जितना लंबा डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन को फ्लो करना पड़ेगा उतना ही ज्यादा उसको मॉलिक्यूल रास्ते में रोकेंगे। तो जितनी लेंथ होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शन टू एरिया। एरिया डिनोमिनेटर, मतलब जितना इसका छोटा एरिया होगा, देखो इनवर्सली है तो मतलब एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। एरिया अगर जितना बड़ा होगा, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये वायर है ना, वायर का मुंह जितना बड़ा होगा उतना रेजिस्टेंस कम होगा। उल्टा है, ये उल्टा है ना, सामने थोड़ी है, नीचे है। तो इसका मतलब एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ठीक है, यहाँ पर एक और चीज आती है रो, इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। ये ना लेंथ पे डिपेंड करती है ना एरिया पे, इतना डीप वो नहीं जाएगा। ठीक है, अगर रेजिस्टिविटी के यूनिट पूछ गया तो याद कर लेना ओम मीटर होते हैं, बस इतना याद करो। इसमें इतना डेप्थ में नहीं जाएगा। ठीक है, अगर मैं रेजिस्टिविटी होती बताइए, अगर मैं लेंथ को 1 ले लूं और एरिया को 1 ले लूं तो फिर जो रेजिस्टेंस वो ऑफर करेगा, मतलब 1 सेंटीमीटर लंबा और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया वाला कोई अगर मटेरियल है, वो कितना रेजिस्टेंस ऑफर करता है उसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। आपने इतना नहीं जाना, बस रेजिस्टिविटी के यूनिट ओम मीटर आपने याद कर लेना। ठीक है सर, आपने बहुत सी चीजें बता दी, हमारे दिमाग में होच पोच हो गया, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, फिजिक्स हमारे बस के बाहर है। ठीक है, अभी बता देता हूँ यार, मैंने आपको चार्ज से स्टार्ट करी थी कहानी। चार्ज के यूनिट बताए थे कूलम, ऐसा यूनिट, ऐसे स्ट्रेट कूलम। फिर मैंने बताया था एक कूलम कितना स्टेट का, अब मैं वहां नहीं जाऊंगा। फिर मैंने करंट बताया, वो होता है चार्ज अपॉन टाइम, कुछ नहीं, इसके यूनिट होते हैं एम्पेयर। ठीक है, एम्पेयर, इसको मेजर करने के लिए अमीटर का यूज करते हैं, अमीटर का। ठीक है, मेजर करने के लिए। अगर ये बोले कि ये पता करने के लिए कि किसी सर्किट में करंट है या नहीं है, उसके लिए किसका यूज करेंगे? तो गैल्वेनोमीटर। किसका? गैल्वेनोमीटर। देखो गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो डिटेक्ट करता है करंट को, मतलब किसी सर्किट में करंट है या नहीं है। अगर आपने किसी इलेक्ट्रिशियन को ध्यान से घर पे आके काम करते देखा होगा, उसने एक जैसे पेचकस होता है ना, उसकी तरह पकड़ा होता है, और जब वो टेस्टर बोलते हैं जिसको, जब उसको वो वायर के साथ लगाता है, वो पीछे से लाइट जलती है, तो उसको पता चल जाता है इसमें करंट है। तो अगर नहीं जले तो इसमें करंट नहीं है। वो बेसिकली एक गैल्वेनोमीटर की टेक्निक है। तो गैल्वेनोमीटर जस्ट ये बताता है कि सर्किट में करंट है या नहीं है। तो करंट जो है उसके यूनिट एम्पेयर होते हैं, मेजर करने के लिए अमीटर। पोटेंशियल क्या होता है? वर्क इन मूविंग अ चार्ज, या इसका एक और ओम्स लॉ से IR भी पढ़ाया फॉर्मूला। और पोटेंशियल के यूनिट क्या होते हैं? वोल्ट।
इसको मेजर करने के वोल्ट मीटर। फिर मैंने आपको बताया ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल टू आई आर, वीर से याद कर लो, वीर भाई से याद कर लो। और यहाँ पर मैंने आपको बताया आर इज द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के यूनिट होते हैं ओम, ठीक है। और मैंने आपको रेजिस्टिविटी भी बताई जिसके यूनिट होते हैं ओम मीटर, ठीक है। इसी रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या होता है? रोकना। रेजिस्टेंस का नाम याद करना, रेजिस्टेंस का मतलब करंट के फ्लो को रोकना। अगर कोई चीज करंट के फ्लो को जाने दे रही है उसको बोलेंगे कंडक्टेंस। क्या बोलेंगे? कंडक्टेंस। क्या बोलेंगे? कंडक्टेंस। कंडक्टेंस पता क्या होता है? 1 अपॉन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का उल्टा ही कंडक्टेंस। यार रेजिस्टेंस का मतलब अगर कोई देखो, अगर फॉर एग्जांपल कहीं पर ट्रैफिक गाड़ियां लगी हुई हैं तो वो गाड़ियों वाले आपको आपकी गाड़ी नहीं निकल पा रही है तो वो रेजिस्टेंस है। फॉर एग्जांपल वहां पे ट्रैफिक पुलिस वाले वो निकलवा रहे हैं आपको तो इसका मतलब वो कंडक्टेंस है। तो रेजिस्टेंस का उल्टा इज कंडक्टर। अगर रेजिस्टेंस का यूनिट ओम है तो कंडक्टेंस का क्या हो जाएगा? ओम का उल्टा मो। ओम का उल्टा मो, या इसको साइमन भी कहते हैं, तो मो हो जाएगा, या ओम इनवर्स बोल लो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अगर पूछ ले तो अब ये नहीं बोलना ये पढ़ाई नहीं थी, यहां पर आपको थोड़ी बहुत ही कंसेप्ट बिल्डिंग अब हो चुकी है तो अब इस कंसेप्ट बिल्डिंग को आप यूज कर सकते हो, ठीक है। रेजिस्टेंस वगैरह समझ आ गया आपको, कोई यहां पर दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब दो चीजें और हैं जो इलेक्ट्रिसिटी में जिनके यूनिट पूछ सकता है, बस इतना ही करेंगे। उसके बाद फिर हम देखेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो आपके क्या है उसके बारे में, थोड़ा मैग्नेट के बारे में भी आज थोड़ा बहुत बता दूंगा ताकि आपको थोड़ा आइडिया बन जाए, बाकी हम कल देखेंगे, ठीक है। अब देखो एक और यूनिट है इलेक्ट्रिक पावर। देखो अगर मैं आपको पूछूं आपकी पावर क्या है, पावर क्या, आप कितना काम कितने समय में करते हो, तो इलेक्ट्रिक पावर भी यही होता है कि कितना काम कितने टाइम में होता है। मतलब फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक पावर बेसिकली होता है कितना इलेक्ट्रिसिटी क्या काम कर, इलेक्ट्रिसिटी भी तो काम कर रही है, क्या काम कर रही है? ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, मान लेते हैं ये नेगेटिव टर्मिनल, तो यहाँ नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकलता है और पॉजिटिव टर्मिनल तक पहुंचता है। तो भाई इसमें ये बैटरी काम कर रही है ना, नेगेटिव टर्मिनल से चार्ज को उठा के यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल के लेके जाने में ये जो काम कर रही है, ये कितना काम कितने टाइम में करती है उसको उसकी पावर कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू 1 W/T, और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है इलेक्ट्रिक पावर के बारे में, ठीक है। इतना क्लियर है। अब इलेक्ट्रिक पावर के यूनिट पूछ लेगा आपको, तो वॉट होते हैं। क्या होते हैं? वॉट। क्या होते हैं? वॉट। इलेक्ट्रिक पावर के यूनिट क्या होते हैं? वॉट। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? कितना काम कितने टाइम में हो रहा है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। अब आपको ना एग्जाम में पता है क्या क्वेश्चन पूछेगा, मेन जो क्वेश्चन पूछेगा वो पूछेगा कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर एचपी होता है। एचपी मतलब हॉर्स पावर। क्या मतलब? हॉर्स पावर। आपने सुना होगा ना, ये हमारे घर पे जो मोटर लगे हुए इतने एचपी की है, तो एक एचपी, ये एग्जाम में आएगा, एक एचपी कितने वॉट के बराबर होता है? 746 वॉट के बराबर। कितने बराबर? 740। देखो आपके चैप्टर में मेंशन है सिलेबस में इलेक्ट्रिकल यूनिट, तो वही बता रहा हूं, पावर के यूनिट होते हैं वॉट, कमर्शियल यूनिट होते हैं हॉर्स पावर। एक हॉर्स पावर 746 वॉट के बराबर होता है, ठीक है। अब ये जो वर्क होता है ना, इसी वर्क को हम एनर्जी बोलते हैं। वर्क को क्या बोलते हैं? एनर्जी। इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या बोलते हैं? जो कहीं भी वर्क जो होता है ना वो एनर्जी के बराबर होता है, और इलेक्ट्रिसिटी के केस में जो वर्क होगा उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर निकालनी हो तो कैसे निकालोगे? अगर आपका पावर W/T है तो आपका एनर्जी किसके बराबर हो जाएगा? इसको E भी लिख सकते हैं। एनर्जी किसके बराबर हो जाएगा? पावर इंटू टी, ठीक है। एनर्जी किसके बराबर हो जाएगा? पावर अपॉन टी। एनर्जी के बहुत से फॉर्मूला होते हैं। एनर्जी के फॉर्मूला, यहाँ पर पावर का एक और फॉर्मूला बता देता हूँ, पावर इज इक्वल टू VI भी होता है। पोटेंशियल इंटू करंट इज इक्वल टू पावर, ये भी याद कर लेना, एग्जाम में पूछ सकते हैं। पावर इज इक्वल टू VI, पावर का ये फॉर्मूला भी एक तो बता दिया W/T, एक होता है VI, ठीक है। पावर के यूनिट वॉट होते हैं। अब एनर्जी के यूनिट क्या होते हैं? एनर्जी के यूनिट होते हैं जूल। एनर्जी के कोई भी एनर्जी के यूनिट होते हैं जूल, बट कमर्शियली जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के यूनिट होते हैं वो क्या होते हैं? किलोवाट आवर। क्या होते हैं? किलोवाट आवर। एग्जाम में पूछेगा 1 किलोवाट और कितने जूल के बराबर होता है, तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर। 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है, ठीक है। ये क्लियर है। दो चीजें यहां पर मैंने आपको नहीं बताई, एक मैंने बताया पावर क्या होता है, पावर क्या होता है कितना काम कितने टाइम में हो, दैट इज पावर। पावर के यूनिट वॉट, कमर्शियल यूनिट होंगे हॉर्स पावर। एक हॉर्स पावर 746 वॉट के बराबर होता है, ठीक है। देखो यही क्वेश्चन तो पूछेगा इलेक्ट्रिक करंट में से, तो ये याद कर लो अच्छे से। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है? पावर इंटू टाइम। इलेक्ट्रिक एनर्जी के यूनिट जूल, बट कमर्शियल यूनिट इज किलोवाट आवर। 1 किलोवाट और 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है, ठीक है। दिस इज क्लियर। तो ये भी आपको क्लियर हो गया। अब आपको जो भी मतलब मेन इलेक्ट्रिसिटी में फॉर्मूला थे वो मैंने बता दिए। जैसे कैपेसिटेंस, एक और हो गया कैपेसिटेंस, याद कर लो। कैपेसिटेंस पूछे, बस इतना देख लो इसके यूनिट क्या होते हैं, बाकी कुछ नहीं है। कैपेसिटेंस का सिंबल सी होता है, यूनिट इज फैरेड। क्या? फैरेड, ठीक है, यूनिट फैरेड। चार्ज का मैंने बता दिया, करंट का बता दिया, एनर्जी का भी बता दिया है। उसके बाद आपको किसका पूछ सकता है? पावर का भी बता दिया, रेजिस्टेंस का भी बता दिया, वोल्टेज का भी बता दिया। बाकी मैग्नेटिज्म में है वो मैग्नेट में कवर कर लेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैग्नेट का भी बता देता हूँ, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट पूछे, ध्यान से सुनो, इसे फाई के साथ सिंबल इसका फाई होता है। अगर यूनिट पूछे तो वेबर। क्या पूछे? वेबर। मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट वेबर, ठीक है। वहां पर मैग्नेटिज्म में कवर करेंगे, बट अभी थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। अब आपके
सिलेबस में एक टॉपिक मेंशन है इफेक्ट ऑफ, देखो सिलेबस अगर आप देखोगे ना लेक्चर लगाने के तो बहुत सारे टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे कल के लेक्चर से भी अभी, और मैं आज शाम को नहीं तो कल डिस्कस करूंगा कितना अभी पढ़ा है और क्या क्या पढ़ना है कैसे करना है। सिलेबस डिस्कशन एक बार मैं करूंगा आपके साथ, आपको पता होना चाहिए बेसिकली आपको किन चीजों पर एम्फेसाइज करना है। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अब इलेक्ट्रिक करंट की वजह से क्या क्या होता है, ठीक है। देखो फॉर एग्जाम्पल किसी सर्किट में से इलेक्ट्रिक करंट होती अगर जा रही है ना, फॉर एग्जाम्पल ये मान लेते हैं ये कोई वायर है, इसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही है, सबसे पहली चीज ये गर्म हो जाएगा, इसको बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक, इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। इसको फॉर्मूला होता है कितनी हीटिंग होगी, आई स्केयर आर टी, पहले फॉर्मूला समझो फिर बताता हूं, आई स्केयर आर टी, आई क्या यहां पर है करंट, क्या करंट, आर क्या है रेजिस्टेंस, आर क्या है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, और टी क्या है टाइम, ठीक है। ये पूछ रहा है कि किसी सर्किट में कितनी हीटिंग होगी, जब उसमें से बिजली जा रही है तो कितनी हीटिंग होगी, वो तीन चीजों पे डिपेंड करता है। फॉर्मूला क्या, आई स्क्वायर आर टी, मतलब करंट पे डिपेंड, जितनी ज्यादा करंट जाएगी उतनी ज्यादा हीटिंग होगी। ऑब्वियस है, अगर कभी किसी जगह पे बिजली पड़ती है ना, आप देखना वो जगह मतलब या कहीं पे बहुत जल्दी तेज लाइट आ जाती है, वो जगह बहुत हीट हो जाती है, क्योंकि जितनी ज्यादा करंट बढ़ेगी उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, जितना ज्यादा जिस मटेरियल का रेजिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा हीट होगी। फॉर एग्जाम्पल टंगस्टन, टंगस्टन भी नहीं, वो टंगस्टन तो है, टंगस्टन यूज होता है, एक टंगस्टन तो वो बल्ब में यूज होता है ना, जो नाइक्रोम वगैरह यूज नहीं होते कहां पर, जो आपके हीटर में यूज होते हैं, हीटर में जो मटेरियल यूज होता है उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जब उससे फ्लो करती है वो बहुत गर्म हो जाता है और आप उसमें खाना भी बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस का बहुत रोल होता है हीटर के केस में। तो अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा किसी मटेरियल का, मतलब रुकावट ज्यादा होगी तो उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। तीसरा टाइम, आप कितनी देर के लिए बिजली फ्लो करिए ये भी मायने रखता है, अगर ज्यादा समय तक किसी चीज में से बिजली फ्लो करेगी वो हीट हो जाएगा। ऑब्वियस है यार, आज तक आपने ये चीज तो, जैसे बल्ब होता था ना पहला, वो पहला बल्ब जो जलता होता था, तो अगर अभी भी एलईडी बल्ब ही हो रहा है, अगर उसमें से इलेक्ट्रिसिटी बहुत समय तक वो बल्ब जलता रहेगा तो उसको शाम को हाथ लगाना, ठीक है, वो गर्म हुआ होता है। अब नहीं ट्राई करना, ये ना हाथ जला दो अपना, ठीक है। तो बेसिकली जितने टाइम तक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी उतना हीट प्रोड्यूस, ये आ गया एक हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का एक इफेक्ट आपको समझ आ गया, हीटिंग इफेक्ट। दूसरी चीज देखो, अगर कोई चार्ज रेस्ट में है ना, अपनी जगह पे रुका हुआ है, उसके आगे पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, बट जब भी एक चार्ज मूव करता है ना उसके आगे पीछे मैग्नेटिक फील्ड होती है। क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेट में पढ़ाऊंगा अच्छे से। तो जब भी चार्ज मूव कर रहा होता है उसके आगे पीछे मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो अगर मैं सिंपल भाषा में आपको समझाऊं तो मैं ये समझाऊंगा कि अगर एक सर्किट में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करिए तो उसके आगे पीछे मैग्नेटिक फील्ड होगी, ऑब्वियस होगी। क्यों, क्योंकि भाई इलेक्ट्रिसिटी बनती कैसे है, चार्ज के मूव करने से। तो मैंने अभी आपको बताया, अगर चार्ज रेस्ट में है तो उसके आगे पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अगर चार्ज मूव कर रहा है तो उसके आगे पीछे मैग्नेटिक फील्ड जरूर होगी। तो ये भी दूसरा इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट का, जब भी इलेक्ट्रिक करंट किसी सर्किट से फ्लो करती है तो उसके आगे पीछे मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है। अब नहीं बोलना कि ये समझ नहीं आया, ठीक है। तीसरा क्या, जब भी एक इलेक्ट्रिक करंट, जब भी इलेक्ट्रिक करंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी इलेक्ट्रिक करंट यह है किसी बॉडी में से फ्लो करती है तो उसको शॉक दे जाती है, ठीक है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक शॉक। तो ये भी एक उसकी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, ठीक है। और एक केमिकल इफेक्ट भी होता है इलेक्ट्रिक करंट। केमिकल इफेक्ट क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये पानी है या कोई भी मतलब लिक्विड हो सकता है, खाली पानी की बात नहीं, कोई भी केमिकल सोल्यूशन हो सकती है, उसमें से अगर मैं बिजली को पास करता हूं ना, वो क्या करती है, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको ब्रेक कर देती है, उनको आयंस में कन्वर्ट कर देती है। तो ये भी उसकी प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल देखो यार, ये वाटर है ना H2O, तो अगर इसमें से मैं बिजली पास करूंगा ना हाई, तो ये क्या करेगा, इसको तोड़ देगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। तो इसको तोड़ गया ना, इसके आयंस बना गया ना, इसको पॉजिटिव और नेगेटिव में कन्वर्ट कर गया ना, तो ये भी इसकी क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कैसे पता चले केमिकल, जैसे इसका कलर सोल्यूशन का चेंज हो जाएगा, इसमें कुछ एक जगह पे डिपॉजिट हो जाएंगे, एक तरह का मटेरियल एक तरह का डिपॉजिट हो जाएगा, और कई बार गैस भी निकलती है, बबल्स भी बनते दिखते हैं आपको। अगर आपने कभी ये रिएक्शन करा होगा, इलेक्ट्रिसिटी को किसी लिक्विड में से फ्लो कराया होगा केमिकल रिएक्शन, तो देखा होगा वहां पे बबल्स बनते हैं, क्योंकि वहां पे गैसेज निकलनी शुरू हो जाती हैं, फिर वहां पे कुछ एक मटेरियल एक जगह पे कलेक्ट हो जाता है, उसका कलर चेंज हो, ये सारी चीजें रिप्रेजेंट करती हैं कि एक इलेक्ट्रिसिटी जब किसी सोल्यूशन में से जाती है तो वो केमिकल रिएक्शन वहां पर कर देती है। मैंने आपको रिएक्शन बता दिया, उसको आयंस में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। दिस इज क्लियर। सो देखो, अभी मैं आपको मैग्नेटिज्म वाला बता सकता हूं, बट आई थिंक वो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि अभी आप इतना रखो, या थोड़ा देख लेते हैं ना, ऊपर ऊपर से देख लेते हैं, क्योंकि अब दिन भी तो कम ही है, थोड़ा सा देख लो। देखो सिंपल बताऊंगा आज, जस्ट सिंपल बता दूंगा, बाकी कल मैग्नेटिज्म वाला कल स्टार्ट करेंगे। बाकी आपको यहाँ पर मैंने सोल्डर फ्लक्स अभी बताना है, वो मैं मैग्नेटिज्म के साथ बताऊंगा, ठीक है, इसमें पहली लाइन में जो जो चीजें थी। अब इंपॉर्टेंट चीज है मैग्नेट क्या होता है। देखो मैग्नेट कुछ नहीं है, मैग्नेट कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसके आगे पीछे मैग्नेटिक फील्ड आ जाए उसको बोलेंगे मैग्नेट, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का कैसे पता चलेगा,
मतलब जैसे मैग्नेट में ना कोई भी चीज है ना, उसके ऐसे दो पोल्स बन जाते हैं, मतलब ये इमेजिनरी होते हैं पोल, ऐसे कोई लिखा नहीं होता कि नॉर्थ साउथ है, इमेजिनरी पोल बन जाते हैं नॉर्थ साउथ। और देखो अगर मैं इसके पास किसी दूसरे मैग्नेट का साउथ पोल लाऊंगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि बता मैंने आपको पहले दिया, अनलाइक अट्रैक्ट करते हैं, नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा, नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करेगा। तो मैग्नेट भी यही है, अगर एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके आगे पीछे मैग्नेटिक फील्ड आ जाए, जैसे चार्ज के आगे पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है, ऐसे मैग्नेटिक मटेरियल वो होते हैं जिनके आगे पीछे मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है, ठीक है। मतलब उनमें दो पोल्स बन जाते हैं, एक नॉर्थ तो एक साउथ पोल, और नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करता है और साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करता है, और यही चीज होती है बेसिकली किसमें, मैग्नेट में। अब देखो ध्यान से सुनो, अब मैग्नेट ना एक सर्किट भी बना, उसके आगे पीछे भी मैग्नेट होता है। क्यों, मैंने आपको बताया एक सर्किट में क्या होता है, अगर किसी सर्किट में से करंट जा रही है ना, तो करंट किसकी वजह से जा रही है, चार्ज की मूवमेंट की वजह से। और मैंने आपको बोला जब भी चार्ज मूव करता है तो उसके आगे पीछे क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड, मतलब वो भी एक मैग्नेट का काम करता है। तो एग्जाम में आ सकता है कि एक करंट कैरिंग, देखो एक करंट कैरिंग वायर, एक करंट कैरिंग वायर मतलब एक ऐसी वायर जिसमें से करंट फ्लो कर रही है, क्या वो मैग्नेट का काम कर सकती है, तो बिल्कुल वो एक मैग्नेट ही है। क्यों, क्योंकि उसके आगे पीछे जो है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो चुकी है, क्योंकि जब भी करंट फ्लो करता है तो वो उसमें आगे पीछे मैग्नेट बन जाता है, ठीक है। अब ना आपके शायद सिलेबस में मेंशन है मैग्नेटिक सबस्टांस या मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में, ठीक है। वो पहले कर ले, मैग्नेट आपको समझ आ गया ना थोड़ा बहुत, आगे इन डेप्थ देख लेंगे। मैग्नेट आपको समझ आ गया, मैग्नेट क्या होता है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके आगे पीछे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है। अब मैग्नेट जो है ना, बेसिकली जो हमने मैग्नेट देखा, मैग्नेट की टाइप्स हैं। मैग्नेट की क्या होती है, मैग्नेटिक सबस्टांसेस, जो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उनकी तीन मेन टाइप्स हैं। एक होते हैं डायामैग्नेटिक सबस्टांसेस, ठीक है, डायामैग्नेटिक सबस्टांसेस। एक होता है पैरामैग्नेटिक सबस्टांसेस, एक होता है फेरोमैग्नेटिक सबस्टांसेस, ठीक है। बस आपने इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस देख लेना, एग्जाम में पूछे तो आप कर लोगे, ठीक है। डायामैग्नेट, देखो फॉर एग्जांपल ये अगर कोई डायामैग्नेटिक सबस्टांस है ना, इसमें से ये नॉर्थ मैग्नेट लगा दिए इसके आगे पीछे में, नॉर्थ पोल साउथ पोल, यहां से नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी साउथ पोल तक जाएगी, बट इस डायामैग्नेटिक जो सबस्टांस है इसके बीच में से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्रॉस नहीं करते, तो ऐसे सबस्टांस को बोलते हैं डायामैग्नेटिक सबस्टांस। मतलब जिन सबस्टांसेस के बीच में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो फ्लो ना करें, ऐसे को बोलते हैं डायामैग्नेटिक। पैरा कौन से होते हैं, पैरा वो होते हैं जिनके बीच में से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्रॉस हो जाएं, उनको बोलेंगे पैरामैग्नेटिक। फेरो में के बीच में से भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो जाती है। ये तो आपको समझ आ गया एक पॉइंट। मैं इनके डिफरेंसेस बता रहा हूं, एग्जाम में डिफरेंसेस है। एक डिफरेंस देख लिया, डायामैग्नेटिक सबस्टांसेस में क्या होता है, इन सबस्टांसेस के बीच में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास नहीं होती, पैरा में से पास हो जाती है, फेरो में। अगर आप बोलोगे दोनों में पास हो जाती है, फर्क क्या होता है, फेरो जो होते हैं ना वो खतरनाक, मतलब समझ लो मैग्नेट होते हैं, ये मतलब मैग्नेट आ गई, ये डाया मतलब ये मैग्नेट नहीं आ गया, काइंड ऑफ ये इतना अच्छा मैग्नेट नहीं है। पैरा मतलब अच्छा मैग्नेट, फेरो इज द बेस्ट मैग्नेट, ठीक है। जैसे आयरन हो गया ना, आयरन फेरो मैग्नेटिक सबस्टांस में आता है, मतलब इसमें से मतलब वो बहुत जल्दी मैग्नेटाइज हो जाता है। जो बहुत जल्दी मैग्नेटाइज हो जाएगा उसको बोलेंगे फेरोमैग्नेटिक, मतलब जो बहुत जल्दी मैग्नेट बन जाए उसको बोलेंगे फेरोमैग्नेटिक। जो थोड़े टाइम के बाद मैग्नेट बने उसको पैरा, और जो बने ही ना या बड़ी शिद्दत के बाद बने वो होते हैं डायमैग्नेटिक सबस्टांस। इतना समझ आ गया, ठीक है। तो ये समझ आ गया आपको डाया, पैरा और फेरो के बारे में, ठीक है। जैसे आपका एयर है, हवा जो है वो डायमैग्नेटिक है, वाटर डायमैग्नेटिक है, ठीक है। ये सब डायमैग्नेटिक में आ जाते हैं। अब देखो जब भी हम ध्यान से सुनो, जब भी अगर हमने हमने लिया, एक लिया ये मैग्नेट लिया ना, नॉर्थ और साउथ पोल, ये मैग्नेट, इसके बीच में जब भी मैं डायमैग्नेटिक सबस्टांस को, कोई भी ये मेरा मान लेते हैं डायमैग्नेटिक सबस्टांस को रख देता हूं ना, जब भी आप किसी मैग्नेट के अंदर डायमैग्नेटिक सबस्टांस को रखते हो ना, वो अपने आप को पता कैसे अलाइन करेगा, परपेंडिकुलर। मतलब देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, ये उसके परपेंडिकुलर खुद को अलाइन कर देगा, ठीक है। तो ये बस याद कर लेना कि जब भी किसी मैग्नेट के अंदर डायमैग्नेटिक सबस्टांस को करोगे तो वो 90 डिग्री पे अलाइन हो जाता है, परपेंडिकुलर। बट पैरा को करोगे या फेरो को करोगे वो पैरेलल अलाइन होते हैं। वो कैसे अलाइन होते हैं, वो पैरेलल अलाइन हो जाते हैं, वो ना परपेंडिकुलर अलाइन नहीं होते। ये पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। अब दो चीजें एग्जाम में पूछेगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है। एक पूछेगा कि डायामैग्नेटिक पैरा या फेरो की परमिएबिलिटी क्या होती है और ससेप्टिबिलिटी क्या है, ठीक है। अब बताओगे परमिएबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी होती क्या, पहले ये समझो क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा। देखो परमिएबिलिटी होता है कि इस मैग्नेट के अंदर से कितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्रॉस होती हैं, मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फोर्सेस नॉर्थ से निकली साउथ में जा रही हैं, तो इसके अंदर से कितनी क्रॉस होती है, इसको बोलेंगे परमिएबिलिटी। क्या बोलेंगे, परमिएबिलिटी, ठीक है, इसको बोलेंगे परमिएबिलिटी। और ससेप्टिबिलिटी मतलब पता क्या होता है, ससेप्टिबिलिटी होता है कि कोई मटेरियल, कोई मैग्नेटिक मटेरियल कितने जल्दी और कितने मतलब कितने एफिशिएंट वे में मैग्नेटाइज होता है, ठीक है, उसको बोलेंगे, मतलब कितना मैग्नेटाइज होता है कोई मटेरियल, अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं उसको बोलेंगे ससेप्टिबिलिटी।
फॉर एग्जाम्पल आयरन है ना, अगर मैं आयरन को एक मैग्नेट के अंदर रख दूं ना, वो 1 सेकंड में बहुत अच्छी स्ट्रेंथ के साथ मैग्नेटाइज हो जाएगा, ठीक है। बट ऐसे अगर मैं कोई और जैसे एयर रख दूंगा वो नहीं होगी। तो कहने का मतलब है, मेरा पॉइंट ये है कि परमिएबिलिटी होता है कि कितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्रॉस करते हैं, और ससेप्टिबिलिटी होती है कितने मतलब जल्दी और कितने एफिशिएंट वे में मैग्नेटाइज हो जाता है, उसको बोलेंगे हम ससेप्टिबिलिटी। अब आपको जस्ट ये पता होना चाहिए कि डायामैग्नेटिक की परमिएबिलिटी क्या होती है और पैरा की और फेरो की। देखो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की परमिएबिलिटी जो है वो हमेशा लेस देन 1 होती है। किससे कम होती है? 1 से कम होती है, ठीक है। नेगेटिव नहीं होती बट 1 से कम होती है। किसकी बात कर रहा हूं? परमिएबिलिटी की। बट अगर मैं ससेप्टिबिलिटी की बात करूं ना, परमिएबिलिटी को ऐसे यू म्यू बोलते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं। ससेप्टिबिलिटी को ऐसे सिंबल होता है काई, ऐसे लिखते हैं। मैं इससे शॉर्टकट बता रहा हूं आपको। तो जो ससेप्टिबिलिटी होती है ना, जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, वो हमेशा 1 से लेस होती है, ठीक है। मतलब 1 से लेस मतलब ये नेगेटिव होती है, ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होती है। डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की ससेप्टिबिलिटी जो है वो नेगेटिव होगी और परमिएबिलिटी लेस देन 1 होगी, ये याद कर लो, ठीक है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के केस में क्या होता है? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के केस में जो परमिएबिलिटी है वो हमेशा 1 से ज्यादा होती है। तो 1 से ज्यादा होगी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में परमिएबिलिटी, ठीक है। और जो ससेप्टिबिलिटी है वो हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव होगी। ससेप्टिबिलिटी क्या होगी? पॉजिटिव होगी, ठीक है। यहां पर आपने ये याद रखना है कि डायमैग्नेटिक के केस में परमिएबिलिटी लेस देन 1 और ससेप्टिबिलिटी क्या होगी? नेगेटिव। ये याद करो, ये छोड़ो 1 से कम, ठीक है। तो परमिएबिलिटी लेस देन 1 और ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव डायमैग्नेटिक के केस में। पैरामैग्नेटिक के केस में परमिएबिलिटी ग्रेटर देन 1, ससेप्टिबिलिटी कितनी होगी? पॉजिटिव होगी। सेम इज द केस विद फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक में परमिएबिलिटी ग्रेटर देन 1 और ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव। बस फर्क पता क्या होता है? ये ज्यादा ससेप्टिबल होता है, इसका मतलब ये ज्यादा पॉजिटिव होगा, इसकी परमिएबिलिटी ज्यादा 1 से ऊपर होगी, बस ये फर्क होता है। पैरा और फेरो में ज्यादा फर्क नहीं है, बट फेरो ज्यादा है, मतलब जल्दी मैग्नेटाइज होने वाला है, इसलिए इसको फेरो मतलब इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, ये समझ लो, ठीक है। अब मैंने उसकी एग्जांपल तो बता दी, अगर पैरा की कोई एग्जांपल पूछ ले, पैरा की एग्जांपल में जैसे लिथियम, ठीक है। लिथियम आपका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। अल्मीनियम, अल्मीनियम को माना जाता है कि सबसे अच्छा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस अल्मीनियम को माना जाता है, ठीक है। लिथियम हो गया, टंगस्टन हो गया, टंगस्टन भी इसकी एग्जांपल है। सीजियम हो गया, ठीक है, सीजियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सारे किसकी एग्जांपल हैं? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की। और अगर मैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की बात करूं ना, तो हमारे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में सबसे अच्छे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कौन से हैं? आयरन और निकल। तो ये तो याद कर लेना, दो इतना भी बहुत है, ठीक है। आयरन और निकल सबसे अच्छे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हम कंसीडर कर सकते हैं। अब इससे ज्यादा अगर मैंने आज आपको पढ़ा दिया तो आपके दिमाग में बन जानी है खिचड़ी। तो इतने में ही कन्फाइन करते हैं आज के लेक्चर को। बाकी हम अब इवनिंग में देखेंगे कम्युनिकेशन में, कल सुबह इसी को कंटिन्यू करेंगे। देखो, अगर आपको लग रहा है कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं और मतलब जस्टिस कर रहा हूं कुछ आपके साथ, अगर लग रहा है कर रहा हूं, तो यू शुड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल और शेयर भी करो जो भी टेली कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं। देखो, हम आपको यहाँ पर यूट्यूब में फ्रीली पढ़ा रहे हैं, मतलब अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं बेस्ट पढ़ाने की, तो आपकी भी हमारी तरफ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो यू कैन शेयर इट। बाकी आप चीजों को रिवाइज करो और इस लेक्चर को 1-2 बार देखोगे और कहीं से मटेरियल अगर आपके पास है, कहीं से पढ़ रहे हो, तो आपको बन जाएगा। बाकी आई विल ट्राई कि एग्जाम से, देखो अभी एक ही वीक में पढ़ाना है और पहले तो मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम पढ़ा पाऊं, और ये भी कोशिश करूंगा 1-2 एमसीक्यू सेशंस भी आपके मैं कंडक्ट करवा लूं, जिससे आपको थोड़ा इसमें प्रैक्टिस हो जाएगी, क्वेश्चन किस तरह से आएंगे और आपने क्या करना है। बट जो जो इंपॉर्टेंट फैक्चुअल चीजें मैं यहाँ पर बता रहा हूँ वो सब याद करोगे। जैसे यूनिट्स हैं तो यूनिट्स में ज्यादा इंफेसाइज करोगे, क्योंकि एग्जाम्स में यूनिट्स आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। बाकी इसके साथ जो टेली कम्युनिकेशन, बाकी जीएस, कंप्यूटर, इंग्लिश का पोर्शन है, वो सारा जम्मू कश्मीर वाला अपलोडेड है। अभी रिसेंटली मैंने 2 करंट अफेयर्स के सेशन भी लिए थे, वो भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जाने से पहले आप वो भी देख सकते हो। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, उसको ज्वाइन कर लेना, वहीं से आपको इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।